अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महा टीईटी 2013 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था 2013 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ज़ुबान का सुर्ख होना, जिल्द का खुरदरी होना। ज़ुबान का सुर्ख होना यानी कि रेडनेस ऑफ टंग, और जिल्द खुरदरी होना यानी कि रफनेस ऑफ स्किन। तो ये जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आंवला, नींबू, संतरे, अखवा वाले अनाज। सेकंड है दूध, शार्क लीवर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल। थर्ड ऑप्शन है दूध, सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, दूध और दालें। फोर्थ ऑप्शन है पत्तेदार सब्जियां, पके हुए पीले फल, गाजर, पपीता, दूध। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध, इसमें प्रोटीन रहता है ये सब में, तो इसका आंसर ये राइट है। हालांकि ज़बान का यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये इसमें ज़बान का सुर्ख होना, तो ज़बान का सुर्ख होना यानी कि रेडनेस ऑफ टंग, ये ज़्यादातर विटामिन B12 की कमी से होता। और जिल्द खुरदरी होना यानी कि रफनेस ऑफ स्किन, ये विटामिन A और B से होता। और ज़्यादातर दालों में जो है विटामिन B, प्रोटीन, फाइबर, ये सब दालों में पाया जाता। तो यहाँ पे दालें सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो उस लिहाज से भी देखें तो ये ऑप्शन राइट होगा। और दालें, सब पत्तेदार सब्ज़ी और दूध, सब में प्रोटीन भी ज़्यादा रहता, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है झैल के मुतबादिल में हैवानात को इनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मुकाम पर आने वाला हैवान कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, घरेलू मक्खी, कुत्ता, हाथी। अब ये चारों जो हैवानात है इनको उनकी लाइफ स्पैन यानी कि हयात की उतरती तरतीब में रखना है और देखना है कि सेकंड नंबर पर कौन है। तो उतरती तरतीब में डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे पहले नंबर पे वो जानवर रहेगा जो सबसे ज़्यादा जिसकी लाइफ स्पैन है। तो ये चारों में सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है हाथी की। हाथी की एवरेज लाइफ स्पैन 40 से 65 ईयर्स रहती, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 ईयर्स भी रहती हाथी की लाइफ। तो एक एवरेज 40 से 65 है। शुतुरमुर्ग की 50 ईयर्स है, और कुत्ते की जो लाइफ स्पैन है वो 12 से 18 साल रहती है। और घरेलू मक्खी की एक एवरेज देखें तो 1 मंथ रहता। अगर मेल है तो उसका 28 डेज़ और फीमेल है तो 15 से 30 दिन रहेगा। तो इसमें अगर उतरती तरतीब में देखें तो सेकंड नंबर पे आता शुतुरमुर्ग, जिसकी लाइफ स्पैन है 50 ईयर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 शुतुरमुर्ग, क्योंकि शुतुरमुर्ग की 50 ईयर्स रहती, हाथी की उससे ज़्यादा रहती। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सेकंड नंबर पे आती शुतुरमुर्ग। तो ये 6th स्टैंडर्ड की बुक में दिया हुआ है इसका। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है वही बुक में, तो वो भी देख लेंगे क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये जुनूबी अमेरिका के, अब ये लाइफ स्पैन से रिलेटेड ही है पॉइंट। जुनूबी अमेरिका के करीब गीलापागोस नाम का जो जज़ीरा है, जुनूबी अमेरिका के करीब जो गीलापागोस नाम का जज़ीरा है, वहाँ पे उस जज़ीरे में पाए जाने वाले जो कछुए हैं उनका लाइफ स्पैन रहता 170 ईयर्स। और जिसका सबसे कम लाइफ स्पैन रहता वो है मे फ्लाई नाम का जो जानदार है, उसका लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा कम रहता, जो कि सिर्फ 24 घंटे का रहता। तो मे फ्लाई नाम का जो जानदार है उसका हयात सिर्फ 24 घंटे का रहता। और जुनूबी अमेरिका के गीलापागोस नाम के जज़ीरे पे जो कछुए पाए जाते उनका दौरे हयात 170 बरस रहता। तो ये 6th स्टैंडर्ड की बुक में है दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुन कीड़ा, सोन कीड़ा किस लिए मुफीद होता है। गुन कीड़ा, सोन कीड़ा किस लिए मुफीद होता है। ऑप्शन नंबर 1 है रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है कीड़ों की देखभाल या निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है शहद की मक्खी की छत्ते की निगरानी के लिए। और 4th है कीड़ों पे काबू पाने के लिए। तो पहले शुरू हम ये देखेंगे कि गुन कीड़ा या सोन कीड़ा किसे बोलते। तो गिन कीड़ा या सोन कीड़ा जो है इसे इंग्लिश में लेडी बीटल्स या फिर लेडी बर्ड भी कहा जाता है। तो ये गुन कीड़ा, सोन कीड़ा जो होता है इसका जो काम रहता,
ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, दिखने में खूबसूरत होता, तो इसलिए भी लोग इसको पसंद करते। और किसान जो है, किसान भी इस कीड़े को बहुत ज़्यादा, एक तो उसकी खूबसूरती की वजह से हर कोई इसे पसंद करता, उसके बाद वो इंसानों को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता। जो गुन कीड़ा, सोन कीड़ा यानी कि लेडी बर्ड और लेडी बीटर्स जो नाम है ये कीड़ा का, वो इंसानों के लिए हार्मलेस होता, इसलिए उसे लोग पसंद करते। अब किसान भी जो है ये कीड़े को बहुत ज़्यादा पसंद करते। उसकी वजह क्या रहती कि कुछ छोटे छोटे कीड़े यानी कि अफाइट्स रहते, वो फसलों में जो पौधे रहते उसका रस चूस लेते, तो जिसकी वजह से फसल का नुकसान होता। तो ये जो गुन कीड़ा रहता वो उन छोटे छोटे कीड़े यानी अफाइट जो फसलों को बर्बाद कर देते पत्तों का रस चूस के, तो उन छोटे छोटे कीड़ों को ये गुन कीड़ा खा जाता है, जिसकी वजह से फसल का नुकसान नहीं होता। इसलिए किसान भी ये कीड़ों को क्या करता, गुन कीड़े को बहुत पसंद करते हैं। तो इस वजह से गुन कीड़ा क्या करता, कीड़ों पे काबू पाने के लिए बहुत मुफीद होता। तो जो छोटे कीड़े रहते जो फसल को नुकसान पहुंचाते, उनको ये गुन कीड़ा खा जाता, तो वो कीड़ों की नशोनुमा पे काबू पाने का काम करता गुन कीड़ा। तो इसके साथ हमारा जो आंसर होगा वो होगा कीड़ों पे काबू पाने का काम करता है गुन कीड़ा या सोन कीड़ा। यह है राइट, क्योंकि रेशम की देखभाल करने के लिए रेशम का कीड़ा रहता, कीड़ों की देखभाल करने की तो ज़रूरत नहीं रहती। और उसके बाद शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी करने के लिए शहद की मक्खी खुद होती है। तो गुन कीड़े का काम जो रहता है वो कीड़ों पे काबू पाने का। वो किस तरह काबू पाता है कि जो छोटे कीड़े जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तों का रस चूस के ख़राब कर देते फसल को, तो उन कीड़ों को ये खा जाता है। तो इस तरह वो कीड़ों पे काबू पाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों के कितने दांत गिर कर दोबारा नए दांत आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 14, सेकंड है 20, थर्ड है 28 और फोर्थ है 32। तो पहले ये देख लेंगे कि इंसानों के कितने दांत रहते। तो टोटल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 32, एक अडल्ट पर्सन में जो है 32 यानी 32 दांत होते हैं। तो उसमें से जो 20 दांत रहते, 20 दांत जो रहते वो दूध के दांत रहते, जिसको मिल्क टीथ बोला जाता है। तो वो है गिरने के बाद दोबारा आ जाते। तो इंसानों में 20 दांत जो रहते वो गिरकर दोबारा आ जाते। तो बच्चों में जैसा जो मिल्क टीथ रहते वो गिरकर दोबारा आ जाते। तो इंसानों के दांत जैसे कि डिवाइड करे वाला है, उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड करे वाला इंसानों के दांत को, जैसे कि इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलार और मोलार। तो जो इंसानों के दांत हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 बीच में के जो 4 दांत रहते हैं उसको बोलते हैं इंसीजर। ऊपर और नीचे के दांत सिमेट्रिकल रहते हैं, सेम एकदम। तो इंसीजर मतलब नीचे 4 रहते हैं इंसीजर बीच में, और ऊपर 4। तो ये एकदम नाक के नीचे रहते, तो इसलिए उनको नोज टीथ भी बोलते, या फिर मिडल मोस्ट रहते। ये मतलब एकदम नाक के नीचे रहते, नीचे 4 और ऊपर 4, ऐसे टोटल 8 इंसीजर रहते। उसके बाद कैनिस थोड़े नोकदार दांत रहते, दोनों साइड 2 और ऊपर भी 2, नीचे 2 और ऊपर 2, ऐसे टोटल 4 कैनिस रहते। कैनिस के बाद प्रीमोलार। कैनिस जो रहते वो आँखों के नीचे रहते। कैनिस के बाद प्रीमोलार जो है 8 रहते। ये दोनों साइड इधर 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ऐसे नीचे 4 और ऊपर 4, टोटल 8 प्रीमोलार। और मोलार टीथ रहते 12। तो कहीं जगह पे 8 भी रहता, कहीं जगह पे 12। तो मोलार टीथ यानी कि इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इधर साइड 3 और इधर साइड 3 मोलार टीथ। उसमें फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार और थर्ड मोलार। तो नॉर्मली जो बच्चे रहते ना, बच्चों में बीच के 4 दांत बराबर पाए जाते, यानी कि जो इंसीजर रहते बच्चों में, इंसीजर जो 8 रहते वो पाए जाते। कैनिस भी पाए जाते, जो 4 रहते कैनिस वो पाए जाते हैं। उसके बाद प्री मोलार जो रहते वो नहीं पाए जाते बच्चों में, प्री मोलार नहीं पाए जाते। और मोलार टीथ खाली 8 रहते, यानी कि फर्स्ट मोलार रहता और सेकंड मोलार, लेकिन थर्ड मोलार जो है बच्चों में नहीं रहता। थर्ड मोलार को जैसे कि अक्लदार जो बोलते, जो विजडम टीथ बोलते जिससे, तो वो बच्चों में नहीं रहता। तो इस तरीके से ये बच्चों में प्री मोलार नहीं रहते और थर्ड मोलार टीथ नहीं रहता। तो इस तरह बच्चों में जो है सिर्फ 20 दांत रहते। तो जो 20 दांत को मिल्क टीथ बोलते, और दांतों की जो स्टडी रहती वो उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि इंसान की पूरी ज़िंदगी में कितने दांत आते हैं,
तो इंसान को पूरी ज़िंदगी में 52 दांत आते। पहले जो 32 दांत रहते वो मुस्तकिल दांत रहते, फिर उसके बाद 20 दांत जो गिर के दोबारा आते। पहले 32 दांत प्लस 20 दांत जो रहते वो एक बार गिरने के बाद दोबारा आ जाते। तो पहले 20 दांत, फिर उसके बाद 32 दांत, ये टोटल मिला के हो जाते 52। तो इंसान की पूरी ज़िंदगी में 52 दांत आ जाते। और दांत जो ज़्यादातर बने वाले रहते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने वाले रहते हैं। उसका ऊपरी हिस्सा जो है तो सबसे टफ पार्ट रहता वो इनेमल बोलते हैं, और उसके जो अंदर का जो हिस्सा रहता वो रहता डेंटाइन रहता। और ज़्यादातर दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए रहते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखे थे हमने टीथ से रिलेटेड पार्ट। तो 20 दांत जो रहते वो दोबारा आ जाते, गिरने के बाद दोबारा आ जाते, लेकिन थर्ड मोलार और प्री मोलार टीथ है, ये गिरने के बाद, एक बार गिरने के बाद दोबारा नहीं आते। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, पीतल के बर्तन कौन से धातुओं की मिलावट की वजह से बनते हैं? तो पीतल का जो बर्तन रहता वो तांबा और जुस्त की मिलावट से बनता। जुस्त यानी कि जिंक और तांबा यानी कि कॉपर। तो कॉपर और जिंक की मिलावट की वजह से जो है पीतल के बर्तन बनते हैं। इसके साथ साथ प्राइमरी के बुक में, जैसे 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक में पेज नंबर 9 पे और भी धातुओं का जिक्र किया हुआ है। जैसे कि इंसान ने जो सबसे पहले धातु का इस्तेमाल किया था अम्लीय तौर पे, तो वो था सोना। तो ये समझा जाता है कि तांबे का इंसान ने सबसे पहले इस्तेमाल किया, लेकिन अम्लीय तौर पे सोने का इस्तेमाल इंसान ने सबसे पहले किया। लेकिन सोना बहुत नरम धातु है, उसके बर्तन नहीं बनाए जाते, इसलिए बर्तन वो बनाने के लिए इंसान ने तांबे का इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया था वो था सोना। और उसके साथ साथ फिर 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के बुक में और दिया हुआ है कि जो कांसा यानी कि जो ब्रॉन्ज बोलते हैं, यानी कांसा जो धातु है, ये दो धातु को मिला के बनती है, एक तांबा और एक कत्थल। तांबा और कत्थल ये जैसे कि इंसान पहले तांबे से बर्तन बनाना सबसे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन तांबे से भी बर्तन उतने अच्छे नहीं बन सकते क्योंकि तांबा भी उतनी सख्त धातु नहीं है। तो इंसान ने ये सीख लिया था कि तांबा और कत्थल को पिघला के जब मिलाते उससे कांसा तैयार होता। तो इंसान जो कांसे के बर्तन बनाना स्टार्ट किया था। और हड़प्पा तहज़ीब में भी इंसान मतलब खुदाई में कांसे के जो बर्तन मिले थे, तो उस ज़माने में भी इंसान जो है कांसा ये तैयार करना, तांबा और कत्थल को मिला के कांसा जो है तैयार करते हैं। ये बहुत कदीम ज़माने में इंसान ने सीख लिया था। तो पीतल के बर्तन जो है, पीतल जो धातु है ये जुस्त और तांबे को मिला के बनाते हैं, और कांसे की जो धातु है उसको तांबा और कत्थल को मिला के बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा है? तो पहला है सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं, सेकंड है तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं, थर्ड है कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, और फोर्थ है बैक्टीरिया और वायरस की जसामत मसावी जसामत के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा, क्योंकि तमाम बैक्टीरिया नुकसानदा नहीं होते और तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी नहीं होते, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है फ़ायदेमंद होते। जैसे कि ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की तैयारी करता है। जो कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ही रहते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं बॉडी के काम में। तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो हमारे लीवर में रहता वो विटामिन B12 की तैयारी करता, तो ये भी एक फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, ये भी फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद निमोनिया जो बैक्टीरिया है ये नुकसानदा बैक्टीरिया है। तो कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? तो स्टेनलेस स्टील जो ये धातु है, तो ये बहुत सारी की वैरायटी ऑफ अलॉइंग मेटल, यानी कि बहुत सारे धातुओं की मिलावट से ये धातु बनती है स्टेनलेस स्टील। जैसे कि आयरन, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे धातुओं को मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता। तो इसमें जो निकल का यूज़ होता, तो निकल का यूज़ करने की वजह से इस धातु में जो है चमकीला यानी कि लस्टर, चमकीलापन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है?
तो यहाँ पे मतलब कि कोई जौहर है, एटम है, यहाँ पे ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते और न्यूट्रॉन रहते, और उसके अतराफ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते। तो जौहर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी रहती, और जौहर की जो कमियत यानी कि मास रहता वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वज़न, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से उसका कमियत यानी कि मास फाइंड आउट करते। तो पूरा जो मास डिपेंड रहता एक न्यूट्रॉन का वो उसके न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं के बराबर रहता है। इलेक्ट्रॉन का वजन पूरा जो मास यानी कि कमियत जो वज़न रहता एक जौहर का वो पूरा न्यूक्लियस में रहता वज़न, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की जो कमियत है ये बहुत ही कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमियत जो है बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है 129वां क्वेश्चन, ज़ैल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कामगार कौन सा है? तो यहाँ पे कुदरत का सफाई कामगार यानी कि डीकम्पोज़र कौन है? यहाँ पे है दीमक। इसका राइट आंसर है दीमक, जो कि कुदरत का सफाई कामगार है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, एल्यूमिनियम के जौहर में प्रोटॉन है 13, न्यूट्रॉन 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम के जौहर का कमियत कितना होगा? तो अभी हमने देखा था कि कमियत निकालना, जौहर की कमियत निकालना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करता। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद रहेंगी वो जौहर की कमियत, तो इसमें 13 जमा 14, तो 13 जमा 14 करने पर 27 आता। तो एल्यूमिनियम जौहर की जो कमियत है वो है 27, यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमसी बरक़ी खाने का इस्तेमाल करके ज़ैल में से कौन कौन से मुकाम पर बर्क़ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जा सकती है? पहला है खिला के मसनूई सैयारे, तो ये भी राइट है। दवाओं को महफूज रखने के लिए, तो दवाओं को महफूज रखने के लिए भी किया जाता, और बरक़ी गरमारे और बावर्ची खाने में भी जो है सोलार पावर का यूज़ किया जाता, और दूर दराज के इलाक़ों में पानी सींचने वाले पंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन A B C D और E सब जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है 132वां क्वेश्चन, आलमी यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? तो आलमी यौम सेहत ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे है आलमी यौम सेहत दिन जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता। उसके बाद राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, राज्य विज्ञान शिक्षण यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इदारा कहाँ पे है? तो ये इदारा जो है महाराष्ट्र में नागपुर में है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ैल में से कौन सा बयान सही है? तो ये माहौली मतलब कि ग़िज़ाई ज़ंजीर से रिलेटेड बयान है। तो पहले ये देख लेंगे कि ग़िज़ाई ज़ंजीर में क्या क्या रहते। तो ग़िज़ाई ज़ंजीर में सबसे पहले तो जो रहते नीचे सतह पे वो रहते ग़िज़ा साज़, जो ग़िज़ा खुद तैयार करते। ग़िज़ाई ज़ंजीर 3 हिस्सों में डिवाइड है, एक है ग़िज़ा साज़, एक है सारफ यानी कि कंपोज़र, और थर्ड है डीकम्पोज़र यानी तज्ज़ियेकार। पहली स्टेप में रहते ग़िज़ा साज़, फिर ग़िज़ा साज़ के ऊपर रहते इब्तिदाई सारफ यानी कि वो जो डायरेक्टली अपनी ग़िज़ा के लिए नबातात पर डिपेंड रहते। सेकंड रहते स्थानवी सारफ, जो अपनी ग़िज़ा के लिए इब्तिदाई सारफ पर डिपेंड रहते। थर्ड रहते सलासी सारफ, जो अपनी ग़िज़ा के लिए स्थानवी सारफ पर डिपेंड रहते। और फोर्थ रहते डीकम्पोज़र क्या करते? जो मुर्दा अजसाम है, सड़े गले वाले, तो उनको सबको डीकम्पोज करके उसमें जो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते तो उस सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते, जो फिर नबातात को ग्रो करने के लिए यूज़फुल होता है। जैसे कि हमने अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि दीमक, तो दीमक भी जो है कुदरत का सफाई कामगार है, डीकम्पोज़र है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, माहौली निज़ाम में तफ़ीली जानदार या ग़िज़ा साथ होते। तफ़ीली जानदार यानी कि गैर खुद कफ़ील जानदार को तफ़ीली जानदार बोलते। तो ग़िज़ा सास गैर खुद कफ़ील जानदार तो ग़िज़ा सास नहीं होते, खुद कफ़ील जानदार होते ग़िज़ा सास, जो कि नबातात है। तो ये गलत है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है माहौली निज़ाम में सारफ ये दूसरी सतह पे होते, तो ये राइट है।
कि सारफ यानी कि कंपोज़र जो है, ये कंज्यूमर जो है वो दूसरी सतह पे होते, पहले में प्रोड्यूसर, दूसरे में कंज्यूमर, थर्ड पे डिकम्पोज़र। थर्ड है गोश्तखोर जानदार, ये दूसरी सतह के सार्फिन होते हैं, तो ये भी राइट है। सारफ 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो है वो नबातात को खाते, तो सब्ज़ी खोर रहते। सेकंड पे जो है गोश्तखोर और हमाखोर यानी कि ओमनीवोरस और कार्निवोरस, और थर्ड पे जो है कार्निवोरस रहते। तो गोश्तखोर जो जानदार है, हाँ गोश्तखोर जो जानदार है, सॉरी, ये तीसरी सतह पे होते। पहली सतह पे सिर्फ सब्ज़ी खोर, दूसरी सतह पे सब्ज़ी खोर प्लस गोश्तखोर रहते। मतलब ऐसे जानदार जो गोश्तखोर, कुछ रहते जो गोश्तखोर रहते हैं सिर्फ, और कुछ रहते जो गोश्तखोर भी रहते और सब्ज़ी खोर यानी कि हमाखोर भी रहते, लेकिन तीसरी सतह पे सिर्फ और सिर्फ गोश्तखोर रहते। तो यहाँ पे ये भी ये आंसर राइट नहीं होगा। और सब्ज़ी खोर, फोर्थ है सब्ज़ी खोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पे होते, तो नहीं, सब्ज़ी खोर जानदार ये नीची सेकंड स्टेज पे होते। मतलब पहले ग़िज़ा साथ, फिर उसके बाद सब्ज़ी खोर रहते, फिर उसके बाद गोश्तखोर और हमाखोर यानी कि कार्निवोरस और ओमनीवोरस, फिर थर्ड पे सिर्फ और सिर्फ कार्निवोरस रहते। इसलिए यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड माहौली निज़ाम में सारफ ये दूसरी सतह पे होते, ये जो है राइट है। और यहाँ पे एक लिहाज से देखा तो ऑप्शन नंबर 3 भी राइट हो जाएगा, क्योंकि गोश्तखोर दूसरी सतह पे, क्योंकि पहली सतह पे सिर्फ सब्ज़ी खोर रहते, पहली सतह, दूसरी सतह पे गोश्तखोर रहते, कार्निवोरस और ओमनीवोरस दोनों रहते, और थर्ड पे कार्निवोरस। तो गोश्तखोर जो है दूसरी सतह पे भी रहते, तो इस लिहाज से गोश्तखोर दूसरी सतह पे भी सारफ है, और तीसरी सतह पे भी गोश्तखोर सारफ रहते। तो ऑप्शन नंबर 2 भी राइट हो जाता है यहाँ पे, और सारफ ये दूसरी सतह पे होते, ये भी राइट हो जाता। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मरकज़ तरीक़े से साइंस के निसाब में ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा। तो हम मरकज़ तरीक़े से पढ़ाना है, तो यानी कि कोई एक टॉपिक पे मरकूज़ रह के, तो हम मरकज़ तरीक़े में पहले एक जो बेसिक जो टॉपिक है उसके मतलब मरकज़ जो है टॉपिक का पहले वो पढ़ाया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन है ठोस मादों का मुताला, सेकंड है मादे की मखसूस खुसूसियात, थर्ड है मादे की खुसूसियात, और फोर्थ है मादे की हालतें ठोस माए गए। तो अगर जब मादों का पढ़ा रहे तो सबसे पहले मादों की खुसूसियात बताएंगे, ना कि डायरेक्ट हम ठोस मादों पे या फिर मादों की हालतों पे डायरेक्ट नहीं चल जाते। पहले मादों की खुसूसियात, तो मादों की मखसूस खुसूसियात और कुछ खुसूसियात, तो पहले शुरू बेसिक जो खुसूसियात है वो बताते, उसके बाद मखसूस खुसूसियात पे जाते। तो मादे का टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मादों की खुसूसियात पढ़ेंगे, तो ये पहले मरकज़ जो टॉपिक रहेगा वो उस पे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है। अब नेक्स्ट जो है 136वां क्वेश्चन की, ज़ैल में दिए हुए मुतबादिलात में समाजी मुसल्ला और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है। तो ये 8 स्टैंडर्ड की बुक में दिया हुआ है कि समाजी मुसल्ला उन्होंने कायम किए हुए इदारे। पहला यहाँ पे राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, तो ये राइट है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली थी, और उन्होंने जो है सती की रस्म, बचपन की शादी और सती की रस्म की जो है राजा राम मोहन राय ने मुखालिफत की थी, और बेवाओं की दूसरी शादी की हिमायत की थी। और कोलकाता में उन्होंने हिंदू कॉलेज कायम किया था, और संवाद कौमुदी नाम का जो है अखबार से उन्होंने अवामी बेदारी पैदा की थी। अब सेकंड जो पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर आर्य समाज, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये रॉन्ग है यहाँ पे, कि आर्य समाज की जो बुनियाद है ये पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर ने नहीं, बल्कि आर्य समाज की बुनियाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में रखी। उन्होंने उनका मानना ये था कि उनके वेदों पे काफ़ी मानते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और सत्यारित प्रकाश नाम की उन्होंने किताब लिखी जो वेदों की नसीहत पर मुश्तमिल है, और आर्य समाज का एक नारा था कि वेदों की तरफ पलटो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। उसके बाद पंडित रमाबाई, तो पंडित रमाबाई ने जो है शारदा सदन जो है स्टार्ट किया था पंडित रमाबाई ने, जिसमें माजूर लड़के लड़कियों और औरतों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली थी उन्होंने। और
आत्माराम पांडुरंग तरखरकर, उन्होंने जो है प्रार्थना समाज की बुनियाद डाली थी, आत्माराम पांडुरंग तरखरकर ने। तो ये लोगों का मानना था प्रार्थना समाज का कि इन्होंने जो है मूर्ति पूजा की मुखालिफत की थी और रस्म परस्ती की जो है मुखालिफत की थी। और प्रार्थना समाज ने तालीमी इदारे क़ायम किए थे, तालीम बराए नुस्वा, यतीम खाने और शबीना, मज़दूरों के लिए शबीना मदारिस और दलितों के लिए तंजीमें वगैरह काम किए थे ये लोगों ने, प्रार्थना समाज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है 137वां क्वेश्चन है कि जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले कौन थे। तो जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले यहाँ पे लोकमान्य तिलक थे, जवाबी ताउन का ऐलान करने के लिए। ये भी 8वीं की बुक से रिलेटेड पॉइंट है जवाबी ताउन का। अभी जो हम समाज का देख रहे थे कि सबसे पहले जो है ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन राय ने इब्तिदा की, उसके बाद प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग तरखरकर ने थे। तो सबसे पहले दादूबा पांडुरंग तरखरकर ने 1848 में ब्रह्महंस सभा की बुनियाद डाली और आगे चल के वही प्रार्थना समाज में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद सत्यशोधक समाज जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में बुनियाद रखी, जिसमें उन्होंने मसावत की बेदारी और छूत छात की मुखालिफत की थी और औरतों की तालीम के लिए और बहुजन समाज की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। और गुलामगिरी, शेतकऱ्याचे आसूड, ये सब किताबें उन्होंने लिखी थी। उसके बाद आर्य समाज की बुनियाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने डाली थी। नेक्स्ट उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की बुनियाद डाली और रामकृष्ण परमहंस जो है उनके उस्ताद थे और उन्होंने जो है तालीमी नुस्वा और अवामी खिदमात, खैज़दा लोगों में दवाइयाँ वो सब देने का काम किया था। और अमेरिका में 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो तमाम मज़ाहब का इजलास हुआ था उसमें इन्होंने हिंदू मज़हब की जो है रहनुमाई की थी। फिर उसी तरह सिखों में इस्लाहत के लिए अमृतसर में सिंह सभा और अकाली तहरीक जो है क़ायम हुई थी। और औरतों की तालीमत के लिए शारदा सदन जो है पंडित रमाबाई ने स्टार्ट किया था। उसी तरह सेवा सदन जो है रमाबाई रानाडे ने स्टार्ट किया था, जिसमें औरतों के लिए नर्सिंग का निसाब शुरू किया गया था। उसी तरह जो उस टाइम पे गवर्नर थे, अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड बेंटिंग, उन्होंने सती का रस्म की मुखालिफत की थी और उसमें उन्होंने राजा राम मोहन राय की भी मदद ली थी। इसी तरह बहुत से लोगों ने इस तरीके से अलग अलग अखबारात वो लिखे। अब जो जवाबी ताउन है, जवाबी ताउन ये पहली आलमी जंग और पहली में आलमी जंग के बाद जैसे कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो है भारतों का ज़्यादा ताउन नहीं रखा था किसी भी चीज़ में, तो इसमें जो है भारतीयों ने उसकी मुखालिफत की थी। तो इसके बाद अंग्रेज़ के 1917 में वज़ीर भारत लॉर्ड मॉन्टीगो ने ऐलान किया कि बरतानवी हुकूमत भारत को बतदरीज खुद मुख्तारी का हक़ और हुकूमत की ज़िम्मेदारी सौंप देंगी। तो इस पे लोकमान्य तिलक ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत भारतीयों के मुतालेबात के सिलसिले में हमदर्दी और मफाहमत का तरीक़ा अपनाएंगी तो भारत के अवाम भी हुकूमत की मदद करेंगी। और ये ऐलान को जवाबी ताउन कहते हैं। तो बेसिकली अंग्रेज़ों ने जैसा कि पहले भारतीयों की ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं करी थी और किसी भी उसमें भारतीयों को ज़्यादा पेशकदमी मतलब नहीं दी थी, इस पर मतलब भारतीयों ने मुखालिफत की थी। तो उस टाइम के जो लॉर्ड मॉन्टी के जो वज़ीर थे उन्होंने फिर ऐलान किया कि हुकूमत भारतीयों को भी मतलब कि हर चीज़ में भारतीयों को भी मतलब इंदराज करेंगी। तो इस पर लोकमान्य तिलक ने कहा कि अगर हुकूमत भी भारतीयों के लिहाज से हमदर्दाना फ़ैसले लेंगी तो भारतीय भी जो है हुकूमत की मदद करेंगे। तो इसको जो है जवाबी ताउन कहा जाता है, जो कि लोकमान्य तिलक ने किया था। अब नेक्स्ट है मोरनबदियों का किला और खेलता का किला। इसका शिवाजी महाराज ने कौन से नाम दिए थे। तो मोरनबदियों के किले को शिवाजी महाराज ने राजगढ़ का नाम दिया था और खेलता का किले को विशालगढ़। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो बाय मिस्टेक यहाँ पे रायगढ़ आ गया, यहाँ पे राजगढ़ होना चाहिए था। तो राजगढ़ और विशालगढ़, यहाँ पे मराठी के पेपर में यहाँ पे राजगढ़ ही था यहाँ पे, लेकिन उर्दू के पेपर में मिस्टेक से रायगढ़ हो गया वो। तो राजगढ़ और रायगढ़ नाम रखो। उसी के साथ और जो शिवाजी महाराज ने किले के नाम जो चेंज किए थे वो देख लेंगे।
तो शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जो किला फतह किया था वो था तोरना का किला, और उसका नाम चेंज करके रखा था उन्होंने प्रचंडगढ़। उसके बाद उसके ही आगे मुरुनबदियो के पहाड़ पे जो किला था, जो कि आदिल शाह ने छोड़ दिया था आधा किला बना के, तो उसमें उसको शिवाजी महाराज ने तैयार करके राजगढ़ नाम रखा। उसके बाद जावली पे जब शिवाजी महाराज ने हमला किया था, तो जावली का जो रायरी किला था, जो बहुत ही ताकतवर किला था, उसको फतह करके उसका नाम जो है रायगढ़ रखा शिवाजी महाराज ने। और यहाँ पे जो राजगढ़ है वो स्वराज की पहली राजधानी बनी थी, और उसके बाद ताजपोशी की रस्म जो हुई थी वो रायगढ़ में हुई थी, और बाद में स्वराज की दूसरी राजधानी जो है रायगढ़ बनी थी, और शिवाजी महाराज की समाधि भी रायगढ़ में है। उसके बाद शिवाजी महाराज ने भोरपिया पहाड़ पे किला तामीर कराया था, उसका नाम प्रतापगढ़ रखा। फिर कोंडाना का किला जो तानाजी मालुसरे ने गए थे उसको फतह करने के लिए, तो कोंडाना का किले का नाम सिंहगढ़ रखा था शिवाजी महाराज ने, और खेलता का किले का नाम विशालगढ़ रखा था। तो इस तरह शिवाजी महाराज ने अपने किलों को फतह करने के बाद उसके जो नाम है वो चेंज किए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन है, दर्जे झैल में शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल 8 मिनिस्टर और इसके फ़राइज़ का सही जोड़ा कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सचिव, शाही ऐलान की तैयारी करना, तो सचिव का जो है ये राइट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन है, इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? तो सीधी हड्डी वाला इंसान यानी कि होमो एरिक्टस, उसको होमो एरिक्टस इसलिए बोलते हैं क्योंकि होमो यानी इंसान और एरिक्टस यानी कि सीधी हड्डी वाला, इसलिए सीधी हड्डी वाले इंसान को होमो एरिक्टस कहा जाता। तो जैसा इंसान कहते, ये 5th की बुक में से है ये क्वेश्चन, ये तो पूरे प्राइमरी के बुक में से आए वाले क्वेश्चन रहते EVS में। जैसे पहला जो है होमो हैबिलस यानी कि हुनरमंद इंसान, होमो का मतलब इंसान, हैबिलस यानी कि हुनरमंदी से हाथों से काम करने वाला, तो पहला था होमो हैबिलस यानी कि हुनरमंद इंसान। सेकंड था होमो हैबिलस हुनरमंदी से काम करता था लेकिन थोड़ा इतना स्ट्रेट नहीं चलता था, लेकिन बाद में होमो एरिक्टस जो आया, सेकंड होमो एरिक्टस, तो वो सीधा चलता था, तो उसको सीधी हड्डी वाला, सीधी पुश्त वाला इंसान कहा जाता, जिसे इंग्लिश में होमो एरिक्टस कहा जाता। उसके बाद आया था ताकतवर इंसान, जिसको कहा जाता है नेंडरथल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी के नेंडरथल मुकाम पे इसके बाकियात मिले थे, इसलिए इसका नाम नेंडरथल पड़ गया, जिसको ताकतवर इंसान कहा जाता। फिर उसके बाद ताकतवर इंसान के बाद फिर होमो सैपियंस आया, यानी कि अक्लमंद इंसान। फिर उसके बाद होमो सैपियंस यानी कि अक्ल मतलब कि और मतलब ज़्यादा अक्लमंद इंसान, तरक्की पजीर अक्लमंद इंसान। तो इस तरीके से 5 है, पहले होमो हैबिलस, होमो एरिक्टस, निएंडरथल, होमो सैपियंस और होमो सैपियंस यानी कि हुनरमंद इंसान, सीधी पुश्त वाला इंसान, ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान और तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान। इसके बाद ज़मीन पर सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, तो इसकी वजह यह है कि ज़मीन पे सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूबता, लेकिन ज़मीन की जो महवरी गर्दिश है, जो ज़मीन ख़ुद के अतराफ़ में जो गर्दिश करती है उसको बोलते हैं महवरी गर्दिश। तो महवरी गर्दिश जो है ज़मीन की वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ होती, इसलिए हमको सूरज मशरिक़ से मगरिब में निकलता हुआ दिखता। तो ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है, इसलिए सूरज हमें मशरिक़ में तुलू और मगरिब में गुरूब होता हुआ दिखते हैं। ज़मीन की ख़ुद अपने अतराफ़ में की हुई गर्दिश को महवरी गर्दिश बोलते हैं, और ज़मीन की ख़ुद अपने अतराफ़ गर्दिश करते हुए जो सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं उसको मदारी गर्दिश या फिर बैज़वी गर्दिश कहा जाता। 142 है क्वेश्चन, झैल के मुतबादिलात में से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पे मीठे पानी की झील कौन सी है वो देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे कोलीरो, तो कोलीरो जो है ये मीठे पानी की झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब वुवलर फिर उसके बाद सांबर जो है ये खारे पानी की झील है और इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये सांबर झील। उसके बाद जो नेक्स्ट है, और सांबर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर में और इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद तो हमारा आंसर यही होता क्योंकि ये मीठे पानी की झील नहीं है। उसके बाद
जो झील है ये भी जो है खारे पानी की झील है जो कि आगरा में है, और वुवलर भी खारे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे सांबर, कोलिरो, क्यासम और वुवलर ये मीठे पानी के, सिर्फ सांबर जो है खारे पानी की झील है, तो यहाँ पे ये टिक करना होगा। इसके साथ साथ कुछ और भी झीलों के नाम हैं। हाँ, ये कुछ मीठे पानी की झील, और जैसे कि चलका मीठे पानी की झील जो कि उड़ीसा में है, पोलकी, कोलिरो ये आंध्र प्रदेश में मीठे खारे पानी की झील, चलका भी खारे पानी की झील है उड़ीसा में, सांबर ये राजस्थान में, और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील जैसा वुवलर है जम्मू कश्मीर में, और डल लेक ये भी जो है जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है। उसके बाद झैल के अरकान का मसावी ताल्लुक पहचान का सवाल हल कीजिए। तो मशरक़ी बांद्रा, तो मशरक़ी अलीबाग ये रायगढ़ में है, तो मशरक़ी बांद्रा ये मुंबई मज़ाफ़ात में है आता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है। उसके बाद झैल से नामुनासिब बयान कौन सा है? तो यहाँ पे यख और बर्फ़ दिया हुआ है, तो यख यानी कि स्नो और बर्फ़ यानी कि बर्फ़। तो यख और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क होता है, तो हाँ स्नो और बर्फ़ आइस के दरमियान थोड़ा फ़र्क होता है। यख और बर्फ़ की खुसूसियत मसावी होती, यख और बर्फ़ की जो खुसूसियत है मसावी होती है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि स्नो और बर्फ़ की खुसूसियत मसावी नहीं रहती, मतलब कि दोनों का स्ट्रक्चर, फिज़िकल स्ट्रक्चर ही अलग अलग रहता है, दोनों का देखने में स्ट्रक्चर जो है अलग रहता है, तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग है। हालांकि सिमिलैरिटीज़ भी, मतलब पूरी तरीके से सिमिलैरिटीज़ नहीं रहती दोनों में, तो खुसूसियत पूरी तरीके से मसावी नहीं रहती उनकी। कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है, तो पूरी तरीके से उनकी खुसूसियत मसावी नहीं है स्नो और बर्फ़ यानी कि यख और बर्फ़ की। तो यहाँ पे ये आंसर राइट है, क्योंकि ये नामुनासिब बयान है। उसके बाद यख गैर शफ़ाफ़ और बर्फ़ शफ़ाफ़ होता, तो हाँ यख जो है गैर शफ़ाफ़ यानी कि ओपेक रहता, यानी कि जो स्नो रहता है वो गैर शफ़ाफ़ रहता, लेकिन जैसा बर्फ़ रहता तो बर्फ़ शफ़ाफ़ रहता, मतलब उसमें आर पार कुछ नज़र आता। और उसमें जैसे कि क्लीन वाटर, अगर आपने पानी, उबला हुआ पानी का अगर बर्फ़ बनाए पानी उबाल कर, तो उसका वो ज़्यादा शफ़ाफ़ रहता बनिस्बत अगर ऐसा सादा जो पानी है उसको ही उसकी बर्फ़ बनाए तो वो उतना शफ़ाफ़ नहीं रहता। लेकिन अगर वही पानी को उबाल कर उसको बर्फ़ बनाए तो वो ज़्यादा शफ़ाफ़ रहता। उसके बाद काफ़ी बुलंद इलाक़ों में आब बारह बर्फ़ की शक्ल में बरसता है, तो ये भी राइट है। काफ़ी बुलंदी इलाक़ों में बर्फ़ की शक्ल में, मतलब आब बारह बारिश होती बर्फ़ की शक्ल में। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये मुनासिब बयान नहीं है। नेक्स्ट है, मरकज़ी इख्तियार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी सरहदें गुज़रती है? तो कुल 7 सरहदें गुज़रती है। अब सदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सदर, ये डैश नहीं होता, तो यहाँ पे सदर से मुराद सदर जमहूरिया है। तो सदर जमहूरिया मरकज़ी हुकूमत का आला रुकन, तो मरकज़ी हुकूमत का आला रुकन होता है। मुल्क के पहले शहरी ये भी होता है। अब मुल्क का आईनी आला, सदर जो है मुल्क का आईनी आला होता है, यानी दस्तूर के लिहाज से मुल्क का जो आला रहता सदर है वो सदर जमहूरिया, लेकिन हकीकी आला जो रहता वो वज़ीर आज़म रहता। तो हकीकी आला नहीं होता, सदर जमहूरिया जो है मुल्क का हकीकी आला नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सदर जमहूरिया जो मुल्क का आईनी आला यानी दस्तूर के मुताबिक आला रहता वो, लेकिन हकीकी आला नहीं होता। हकीकी आला जो है PM प्राइम मिनिस्टर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 कि रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मज़मून कौन सी फ़हरिस्त में शामिल है? तो ये भी 7th स्टैंडर्ड की बुक में है। तो 7th स्टैंडर्ड की बुक में दिया हुआ है ये। तो जैसे कि रियासत में आइन ने मतलब कि इख्तियारत की तकसीम करे वाली है। रियासती हुकूमत और वफाकी हुकूमत में जो इख्तियारत की तकसीम करे वाली है, उसमें कुछ हुकूक जो है वफाकी हुकूमत के पास है। जैसे कि उसमें जो 97 मौज़ूआत हैं, तो ये हुकूक जो है वफाकी हुकूमत के पास है। जैसे कि ट्रेन से रिलेटेड, जैसा ट्रेन पूरे इंडिया में रहती तो उससे रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात से रिलेटेड, ये सारे जो इख्तियारात है वो वफाकी हुकूमत के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के मरकज़ी फ़हरिस्त में रहते हैं, मरकज़ी हुकूमत के पास। उसके बाद रियासती फ़हरिस्त में कुल 66 मौज़ूआत रहते हैं। जैसे कि बस से रिलेटेड, यानी कि बस की जो सर्विसेज रहती, जो लोकल हमारी सर्विसेज है बस की, तो ये सब है ना हमारे रियासती फ़हरिस्त में रहती ये सब।
फिर कुछ मुश्तरका फ़हरिस्त थे जो कि 47 मौज़ूआत थे मुश्तरका फ़हरिस्त में, यानी कि मुत्तफ़िक़ फ़हरिस्त। उसमें रियासती हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों भी उसमें फ़ैसले ले सकती, जैसे कि तालीम से रिलेटेड, रोज़गार से रिलेटेड और माहौलियात से रिलेटेड फ़ैसले। उसके बाद कुछ एक मखसूस फ़हरिस्त रहती, उसमें मतलब कि कोई नए मौजू पर क़ानून साज़ी का इख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रहता है, कोई नए क़ानून साज़ी करने का अमल, उसको ख़ुसूसी इख्तियार बोलते हैं। तो अब तालीम जो है ये मुत्तफ़िक़ फ़हरिस्त में आता है तालीम, यानी कि मुश्तरका फ़हरिस्त। तो तालीम से रिलेटेड फ़ैसले मरकज़ी हुकूमत भी ले सकती है और रियासती हुकूमत भी। तो तालीम जो है मुत्तफ़िक़ फ़हरिस्त में आता है। उसी तरीके से माहौलियात से रिलेटेड, रोज़गार से रिलेटेड जो फ़ैसले हैं वो दोनों भी हुकूमत ले सकती है, इसलिए उसको मुत्तफ़िक़ फ़हरिस्त में लिया गया है। नेक्स्ट है 148, ज़ैल के मुतबादिलात में से कौन सा गुरोह में शामिल ना होने वाला इदारा है। तो इसमें आलमी सेहत WHO, WTO, FAO और यूनेस्को। तो WHO, FAO और यूनेस्को ये अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं ये सब, लेकिन WTO जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो है नहीं है WTO, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन अलग है। WTO ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा नहीं। उसी के साथ कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे देख लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे यूनेस्को, जिसका सदर मुक़ाम पेरिस, और सदर मुक़ाम कहाँ पे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार आए वाले, जैसे 18-19-17 में, 18-19 में आए वाले इससे रिलेटेड। यूनिसेफ, WHO, ILO, IAEA, WMO, इस तरीके से ये सब अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन UNO के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे हैं ये सब। लेकिन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आलमी कारोबारी तंजीम, ये WTO जो है UNO के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, तारीख़ मज़मून की सलासी तंजीम के मुतालिक ज़ैल में से कौन सा बयान सही है। तो क़दीम, जदीद और वस्ती दौर में तक़सीम करने पर इसे मुक़ाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि क़दीम, जदीद और वस्ती दौर में तंजीम करे तो ये अदवार यानी कि दौर के लिहाज से तक़सीम हो जाती, मतलब कि उसके ज़माने से के लिहाज से तक़सीम होती है। क़दीम, जदीद, वस्ती, तो ये ज़माने से रिलेटेड तक़सीम है, ना कि मुक़ाम से रिलेटेड। तो ये रॉन्ग है यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड है सियासी, समाजी और माली तक़सीम करने पर इसे मज़मून के मुताबिक तंजीम कहते, तो ये राइट है। तो यहाँ पे सिर्फ बी जो है राइट है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सियासी, समाजी, माली, मतलब इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, समाजी, ये सब लिहाज से तक़सीम करे, तारीख़ मज़मून के इस लिहाज से तक़सीम करे तो ये मज़मून के लिहाज से तक़सीम होती है, यानी अलग अलग मज़मून के लिहाज से इसकी तक़सीम की जाती। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट है। उसके बाद 150 है कि ज़ैल में से माहौर के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है। तो पहला है बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले, ये जुग़राफ़ियाई अरकान है। तो हाँ, ये जुग़राफ़ियाई अरकान है, लेकिन यहाँ पे जुग़राफ़िया नहीं, यहाँ पे फ़िज़िकल फैक्टर देना चाहिए था। हालांकि ये जुग़राफ़ियाई अरकान है, बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले। अब पहाड़, नदी, समंदर ये जुग़राफ़ी अरकान ये नहीं है, ये फ़िज़िकल फैक्टर्स है। और इंतखाब ये सक़ाफ़ती में आ जाते त्यौहार वो सब, लेकिन इंतखाबात ये सक़ाफ़ती अरकान नहीं है। और गाँव, शहर ये समाजी अरकान, तो ये राइट है यहाँ पे, गाँव, शहर ये समाजी अरकान है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट है यहाँ पे। और बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले ये जुग़राफ़ी अरकान है, तो ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है। तो इसी के साथ आज का जो ये पेपर था ये कंप्लीट हो गया। 2013 का EVS का पेपर फर्स्ट था ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।